आज हम मार्क्सवाद पर चर्चा करेंगे। मार्क्सवाद एक साहित्यिक सिद्धांत के रूप में, ग्रंथों के विश्लेषण की विधि के रूप में, समाज में कार्रवाई के दर्शन के रूप में जाना जाता है। हम इसकी चर्चा दो भागों में करेंगे। पहले भाग में इसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद रूप की चर्चा करेंगे और दूसरे भाग में इसके ऐतिहासिक भौतिकवाद की। तो पहले हम आज सिर्फ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा करते हैं। इससे पहले कि हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर चर्चा करें, हम यह जान लेना चाहते हैं कि यह कैसे सामने आया, मार्क्सवाद कैसे सामने आया, इसका उद्देश्य क्या है। मार्क्सवाद न केवल दुनिया को समझने और व्याख्या करने का तरीका है, बल्कि इसे बदलने का तरीका भी है। जर्मन आइडियोलॉजी, प्रगति प्रकाशन, मॉस्को, 1976, पेज 617 में मार्क्स ने घोषणा की है। ये संदर्भ अंग्रेजी संस्करण से हिंदी में अनुवाद किए गए हैं। सभी संदर्भ अंग्रेजी संस्करणों से हैं, हिंदी में अनुवाद किए गए। मार्क्स ने घोषणा की है यहाँ पर, दार्शनिकों ने दुनिया की अलग अलग तरह से व्याख्या की है, लेकिन बात इस दुनिया को बदलने की है। यह दुनिया को बदलने की बात मार्क्सवाद को क्रांतिकारी बनाती है। मार्क्स के लेखन और उनकी भावना को क्रांतिकारी बनाती है। मार्क्सवाद सिर्फ दुनिया की व्याख्या ही नहीं करता, उसको बदलने का काम भी करता है। मार्क्स ने कारखानों में, समाज में काम करने वाले लोगों की भूख, गरीबी, बीमारी की भयावह स्थितियों को देखा और इसका अनुमान हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि पूंजी के खंड 1 में जो उन्होंने छोटे बच्चों को काम करने का चित्रण पेश किया है। पूंजी खंड 1 में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह, मॉस्को, 1954, पेज 244 पर मार्क्स कहते हैं, 7 साल के बच्चों को भी सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक बहुत कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। 9 या 10 साल के बच्चों को 2, 3 या 4 बजे सुबह उनके गंदे बिस्तरों से घसीटा जाता है उनके जीवन निर्वाह के लिए, ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। रात के 10, 11 या 12 बजे तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके अंग थक जाते हैं, उनके ढांचे कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनके चेहरे सफ़ेद हो जाते हैं और उनकी मानवता एकदम पथरा जाती है। यह विचार करना बेहद भयानक है। मार्क्स ने न केवल अपने देश जर्मनी में, बल्कि सारी दुनिया में शोषण के ऐसे हालातों को देखा। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इस शोषण का विरोध किया। जर्मन शासकों ने उन्हें उनकी पत्नी और बच्चों समेत जर्मनी से निष्कासित कर दिया। उन्हें राज्य के दर्जे से वंचित कर दिया। उनको दूसरे देशों में जा कर के अपना शरणार्थी जीवन जीना पड़ा। वहाँ पर भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया गया। अंत में मार्क्स परिवार समेत लंदन में एक शरणार्थी के रूप में बस गए। वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा जीवन भारी गरीबी में, घोर गरीबी में बिताया और इस बात की जांच करने में लगे रहे कि समाज में यह गड़बड़ी क्यों है। समाज पहले गुलाम था,
वह सामंतवाद में कैसे बदल गया और सामंतवाद से फिर पूंजीवाद में कैसे बदल गया और ये कैसे बदलता है, ऐसे परिवर्तनों के नियम कानून कौन से हैं, इन बातों की उन्होंने जांच पड़ताल की। विशेष रूप से पूंजीवाद कैसे अस्तित्व में आया, यह कैसे विकसित होता है और इसका अंत एक बेहतर प्रणाली में कैसे और कब होगा, इन सब चीज़ों की उन्होंने जांच की और उन्होंने परिवर्तन के जो नियम थे उनको खोज निकाला। जो परिवर्तन को, समाज में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं, ऐसे कानूनों को खोज निकाला और इन्हीं सब व्याख्याओं को, इन्हीं सब उनकी खोजों को हम मार्क्सवाद कहते हैं। हम मार्क्सवाद पर अपनी चर्चा को, जैसा कि हमने पहले ही कहा है, दो हिस्सों में बांटेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। आज हम सिर्फ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर चर्चा करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में ये बात है कि मार्क्सवाद आधुनिक विज्ञान पर आधारित है, प्रकृति में भौतिकवादी है, इसकी प्रकृति भौतिकवादी है, यानी ये इसका आधार भौतिकवाद है। यह भौतिकवादी इसलिए है क्योंकि यह पदार्थ को प्राथमिक मानता है और विचारों को गौण मानता है, लेकिन यह प्राथमिक और यांत्रिक भौतिकवाद नहीं है, उससे अलग है, क्योंकि यह एक द्वंद्वात्मक तरीके से वास्तविकता की जांच और अध्ययन करता है। द्वंद्ववाद और भौतिकवाद एक दूसरे से अलग नहीं हैं, वे एक एकीकृत संपूर्ण हैं, इसलिए हम इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। अब ये द्वंद्वात्मकता क्या है? एंगल्स ने हमें बताया है कि प्रकृति, मानव समाज और विचार की गति के विकास के सामान्य नियमों के विज्ञान के अलावा यह कुछ और नहीं है। यानी प्रकृति, मानव समाज और विचार की गति के विकास, जो इनमें विकास होता है, उनके सामान्य नियमों का एक विज्ञान है, जिसे हम द्वंद्वात्मकता कहते हैं। प्रकृति, मानव समाज और विचार की गति के विकास के नियमों के विकास के सामान्य नियमों का विज्ञान, जिसे हम द्वंद्वात्मकता कहते हैं। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आदर्शवादी दर्शन के उलट है। आदर्शवादी दर्शन विचार को प्राथमिक मानता है और पदार्थ को गौण मानता है, जबकि मार्क्स पदार्थ को प्राथमिक मानते हैं। पदार्थ की गति के दौरान चिंतन, विचार आदि सामने आते हैं। पदार्थ में सभी प्रकार की ऊर्जा सम्मिलित होती है, समाहित होती है। पदार्थ और ऊर्जा परस्पर परिवर्तनीय हैं। ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, परमाणु ऊर्जा आदि सभी पदार्थ से निकलते हैं। पदार्थ के बिना कोई ऊर्जा नहीं हो सकती। पदार्थ एक वस्तुगत वास्तविकता है। बेशक यह मानव इंद्रियों की पहुंच से परे नहीं हो या उनके भीतर हो, यानी मानव इंद्रियां जहाँ तक पहुंच सकती हैं वहाँ तक हो या उसके परे हो। पदार्थ एक वस्तुगत वास्तविकता है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष और समय भी गतिमान पदार्थ के लक्षण हैं। जीवन किसी आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, ये किसी दैवीय शक्ति ने उत्पन्न नहीं किया है, उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं है। जीवन विकास के क्रम में, विकास के लंबे क्रम के दौरान पदार्थ से ही विकसित हुआ है। मानव मस्तिष्क पदार्थ की सबसे व्यवस्थित और उच्चतम
अभिव्यक्ति है, उसका उच्चतम रूप है। मानव मस्तिष्क असंख्य रासायनिक, विद्युत चुंबकीय और विद्युत प्रक्रियाओं के माध्यम से काम करता है। विचार, चेतना आदि इन्हीं प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। बाहरी वास्तविकता मानव मस्तिष्क में परिलक्षित होती है, प्रतिबिंबित होती है। विचार इस अंतःक्रिया का परिणाम है, यानी मस्तिष्क का बाहरी वस्तुओं पर जो वस्तुओं और मानव मस्तिष्क में जो प्रतिक्रिया होती है उससे विचार उत्पन्न होते हैं, उसकी अंतःक्रिया का यह परिणाम है। मस्तिष्क के बिना कोई विचार नहीं हो सकता, कोई आइडिया, कोई सोच विचार नहीं हो सकता है। ज्ञान मानवीय क्रियाओं से आता है और उनके माध्यम से ही विकसित होता है। मनुष्य प्रकृति पर कार्य करता है, अभ्यास करता है, अभ्यास के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है और क्या प्राप्त करता है। दूसरी ओर ज्ञान और सोच मनुष्य को प्रकृति पर बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम बनाती हैं। द्वंद्वात्मकता के कुछ पहलू हैं, बुनियादी पहलू हैं। पहला है, पदार्थ हमेशा गतिशील होता है। पदार्थ के बिना गति नहीं होती है और नहीं हो सकती है। पदार्थ के बिना कोई गति नहीं हो सकती है। गति का मतलब यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति से नहीं है, बल्कि पदार्थ के अंदर जो गति होती है, उसकी हर क्रिया के में जो गति होती है, भीतर उसके भीतर गति होती है, उससे मतलब है। सारी ऊर्जा गतिमान पदार्थ के कारण है। विचार और भाव भी इस गति का परिणाम है, यानी वे मस्तिष्क की क्रियाओं का परिणाम है। दूसरा है, दुनिया को चीज़ों के समूह में देखने के बजाय हमें उन्हें उनकी प्रक्रियाओं के समूह के रूप में समझना चाहिए। चीज़ें एक समूह के रूप में नहीं समझी जानी चाहिए, बल्कि प्रक्रियाओं के समूह के रूप में समझी जानी चाहिए। तीसरा है, सभी चीज़ें और प्रतिक्रियाएं निरंतर परिवर्तन के अधीन हैं। सभी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। सिर्फ परिवर्तन के नियम को छोड़ करके तमाम परिवर्तन के अधीन हैं। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, अंतिम नहीं है। जन्म लेने, बड़े होने, बढ़ने और मरने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह प्रकृति के लिए ही सच नहीं है, यह सभी सामाजिक ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के लिए भी सच है। चौथा है, सभी चीज़ें और प्रक्रियाएं परस्पर संबंधित होती हैं, परस्पर निर्भर होती हैं। इसलिए हमें इनका सभी पहलुओं से अध्ययन करना चाहिए। उनकी गति में अध्ययन करना चाहिए, उनके विकास में अध्ययन करना चाहिए और उनके परिवर्तनों में अध्ययन करना चाहिए। विकास के कुछ मूल नियम हैं। पहला नियम है विपरीतों की एकता और संघर्ष। दूसरा है मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। तीसरा है निषेध का निषेध। पहले परिवर्तन में है विपरीतों की एकता और संघर्ष। सभी चीज़ों और प्रक्रियाओं में अपनी विपरीत या अभिन्न परस्पर विरोधी ताकतें होती हैं। उनके अंदर परस्पर विरोधी ताकतें, विपरीत ताकतें मौजूद होती हैं, लेकिन उनमें एकता भी, विपरीतों की एकता भी होती है। विकास विपरीतों के विरोधी चीज़ों के, विपरीत चीज़ों के टकराव से पैदा होता है, टकराव के दौरान पैदा होता है। कुछ उदाहरण हैं, जैसे गणित में प्लस और माइनस होते हैं, बिजली में धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज होते हैं, चुंबकत्व में आकर्षण और प्रतिकर्षण है,
चौथा है सामाजिक जीवन में वर्ग संघर्ष है, जैसे किसानों का जमींदारों के खिलाफ यानी जागीरदारों के खिलाफ संघर्ष है, श्रमिकों का पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष है। इन सब संघर्षों के साथ साथ एकता भी होती है इनमें। जबकि संघर्ष स्थायी होते हैं, एकता अस्थायी होती है। संघर्ष चलते रहते हैं, एकता अस्थायी होती है। एकता भंग भी हो जाती है, संघर्ष स्थायी रहती है, चलते ही रहते हैं। अंतर्विरोध बड़े और छोटे होते हैं। उनमें कुछ अंतर्विरोध कुछ चरणों में सबसे आगे आ जाते हैं। अंतर्विरोध आंतरिक और बाहरी दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए बीज के मामले में जब बीज को बोया जाता है तो तापमान और पर्यावरण बाहरी कारक होते हैं, लेकिन आंतरिक अंतर्विरोध ही विकास की दिशा को तय करते हैं। उस बीज के अंदर जो आंतरिक अंतर्विरोध हैं वही उसकी विकास की दिशा को तय करते हैं। बाहरी अंतर्विरोध विकास की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे वातावरण है, तापमान है। दूसरा है मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। जल से वाष्प या बर्फ बनना इस परिवर्तन का एक सरल उदाहरण है। मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का सामाजिक असंतोष संघर्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि जनता के बीच व्यापक असंतोष क्रांतियों की ओर ले जाते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं और एक निश्चित बिंदु पर पहुंच करके वे तेज़ी से गुणात्मक परिवर्तनों में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए पानी को हम धीरे गर्म करते हैं, वह धीरे धीरे गर्म होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच करके वह तुरंत भाप में बदल जाता है। और उसमें इन परिवर्तनों में निरंतरता की विशेषता भी बनी रहती है। जैसे जल के गुण वाष्प में बर्फ में बने रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, उसी तरह से नया समाज जो बनता है उसमें पुराने की विशेषताएं, कुछ श्रेष्ठ विशेषताएं विद्यमान रहती हैं। तीसरा है निषेध का निषेध। विकास के क्रम में जब गुणात्मक परिवर्तन होता है तो नया चरण पुराने को नकार देता है। उदाहरण के लिए चूजे का बनना अंडे को नकारता है, बीज का बनना पौधे को नकार देता है, लेकिन विकास के दौरान नए का भी नकार हो जाता है। अंडों का बनना मुर्गी का नकार कर देता है। आदिम काल में सभी संपत्ति, तमाम संपत्ति सामूहिक हुआ करती थी, समाज के स्वामित्व में थी। तमाम संपत्ति निजी संपत्ति नहीं थी। दास समाज में लोगों के बड़े हिस्से को निजी संपत्ति से वंचित कर दिया गया था। पहले ये सामूहिक थी, लेकिन फिर उनसे हटाकर कुछ चंद दासों के मालिकों के हाथों में पहुंच गई और दास संपत्ति से हीन हो गए, तो संपत्ति से उन्हें वंचित कर दिया गया। फिर जब पूंजीवादी समाज आया तो पूंजीवादी समाज के पहले दौर में बड़े हिस्सों के पास में निजी संपत्ति होती थी, बहुत लोगों के पास संपत्ति होती थी। लेकिन पूंजीवाद के बाद के चरण में समाज के बड़े हिस्सों से निजी संपत्ति छिन जाती है, वो चंद हाथों में सिमट जाती है, केंद्रित हो जाती है, बड़े बड़े पूंजीपति बन जाते हैं। तो निषेध का कानून लागू होता है, ये लागू होना तय है। विकास के ये नियम विकास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इन्हें यांत्रिक रूप से नहीं समझना चाहिए, इन्हें यांत्रिक रूप से लागू करना चाहिए। इसके लिए घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए,
संगत विश्लेषण करना चाहिए। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति और समाज में होने वाले परिवर्तनों की प्रेरक शक्ति है। उनके पीछे जो शक्ति है ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति और समाज में होने वाले परिवर्तनों की प्रेरक शक्ति है। अब हम संदर्भ के तौर पर आगे पढ़ने के लिए और जानने के लिए फायरबाख, मार्क्स और एंजल्स द्वारा पढ़ सकते हैं। प्रकृति की द्वंद्वात्मकता एंजल्स द्वारा पढ़ सकते हैं, फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा। ड्यूरिंग मतखंडन पढ़ सकते हैं फ्रेडरिक एंजल्स का। भौतिकवाद और इंद्रियानुभविक आलोचना लेनिन द्वारा लिखी गई, उसे पढ़ सकते हैं। तो हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम ऐतिहासिक भौतिकवाद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।